अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? ओके, ग्रेट। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन we'll start. ओके जी, वेलकम बैक। कल वी कंक्लूडेड एट इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। वी डिस्कस्ड कि इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं इनके मेनली दो मोड्स होते हैं। यस आई डू। जी जी, मैं लम्स मेरी पीएचडी लम्स से ही चल रही है। एक्चुअली आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट एट लम्स। सो हम इंटरनेशनल पेमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और इंटरनेशनल पेमेंट्स में वी डिस्कस्ड कि इंटरनेशनल पेमेंट्स के दो मेन मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है विच टॉक्स अबाउट द पेमेंट विच अराइज फ्रॉम द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, एंड द सेकंड मोड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। कैपिटल किस तरह से मूव करता है बिटवीन कंट्रीज। एंड देन वी डिस्कस्ड कि इससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो वी टॉक्ड अबाउट इट। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इज exchange rates. Exchange rates are an important factor that can help us rectify the international payment disequilibrium. इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को रेक्टिफाई करने का एक तरीका है कि आप एक्सचेंज रेट्स को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, अ फॉल इन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री। मैं सुबह से लेकर शाम तक लम्जी होता हूँ। इनफैक्ट आई फिजिकली स्टडी देयर ऑब्वियसली। सो एक्सचेंज वैल्यू जो होती है करेंसी की, उसकी बेस पे हम अपना डेफिसिट, और यस यस इंडीड इट इज, यस रूटीन इज क्वाइट टफ। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ऑफ करेंगे इस वीक में? नहीं, नॉट एवरी वीक इज गोइंग टू हैव एन ऑफ डे। वो तो खैर अगर कभी कोई अनसर्टेनिटी या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो बाज़ दफ़ा ऑफ हो जाता है। अदरवाइज ऑब्वियसली 6 days a week मीन्स वी हैव टू गो थ्रू। बल्कि प्रिपेयर लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है।
अगर एक आधा ऑफ डे आ जाए तो फिर मेरे लिए दोबारा कोर्स को एट पार लेके आना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। नहीं, मैं लाहौर में हूँ बेटा, मैं लाहौर, सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपनी करेंसी जो है उनको डी अपना कंट्रीज क्या करती हैं, करेंसी को डीवैल्यू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि जब किसी भी मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स सस्ती हो जाती हैं और इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। अदर कंट्रीज विल इंपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर $1, if $1, लेट्स से, इसमें एक आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। International payment disequilibrium can be rectified through exchange rates. How does it work? A fall in the value of currency of a country will make its exports cheaper and imports expensive. कैसे होगा? एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। लेट्स से $1 is equal to 100 Pak rupees. ठीक? An American company imports goods from Pakistan worth $100. It means that they can purchase goods of worth 10,000 rupees, ठीक है, $100 में वो 10,000 के गुड्स परचेज कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। नाउ इफ $1 becomes 200 rupees, okay, so what will happen? The same company can now buy goods worth 20,000 in $100. So exports from Pakistan will be cheaper, ठीक है, and vice versa for imports, vice versa for imports. Imports के लिए vice versa हो जाएगा, imports महंगी हो जाएंगी। For example, a Pakistani company purchases goods worth 1 lakh rupees from an American company, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी से वो 1 लाख के गुड्स खरीदते हैं, which will of how many dollars? $1,000, ठीक है, $1,000 के गुड्स आएंगे। और अगर करेंसी जो है वो 200 हो जाएगी इफ रुपी डेप्रिशिएट्स, अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा, ठीक है, सो गुड्स वर्थ 100,000 के जो गुड्स हैं, ठीक है, वो कितने में आएंगे? दे विल ओनली कम फॉर $500। वो सिर्फ $500 की चीजें आप खरीद सकेंगे 1 लाख में, तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। दिस विल मेक द इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, दिस विल मेक इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जब इंपोर्ट्स महंगी होंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी चीप होंगी, तो अल्टीमेटली आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। पीपल विल इंपोर्ट लेस एंड दे विल ट्राई टू एक्सपोर्ट मोर। The companies in the country will try to export more and they will try to import less. Automatically थोड़ा सा उसमें से जो प्रेशर है इकोनॉमी में से वो माइनस हो जाएगा। It is slightly going to be reduced, ठीक है। So this phenomena is what we call as impact of balance of exchange rate. You see, ये वही वाली बात यहाँ पे की हुई है। Exports will become relatively cheaper. Buyer in other country will buy more from them.
हाँ एग्जैक्टली मौसम, यू आर वेरी राइट। मैं भी उस पॉइंट पे आ ही रहा था कि अभी हम सिर्फ आइसोलेशन में, अभी हम सिर्फ देखें लिखा था इन थ्योरी, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो हम एक चीज का इम्पैक्ट दूसरी चीज पे मेजर नहीं कर रहे होते। करेंसी को डिवैल्यू करने का एक बहुत डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट ये होगा ना कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो अभी हम उसको बीच में नहीं लेके आ रहे, अभी हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एंड दैट पॉइंट इज मेनली कि एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या आएगा। ऑब्वियसली जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इकोनॉमिस्ट बैठ के स्टडी करते हैं तो फिर वो सारे के सारे इंडिकेटर्स को इंटरलिंक करते हैं। हम अभी उस लेवल पे नहीं है, ऑब्वियसली वी आर नॉट द इकोनॉमिस्ट, तो अभी हम सिर्फ एक एक इंडिपेंडेंट फैक्टर को अलग अलग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू स्टडी द इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी रेट्स को चेंज करने की वजह से वी कैन रेक्टिफाई डिसइक्विलिब्रियम इन इंटरनेशनल पेमेंट्स। हम इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू डू दैट, ठीक है, वी कैन ट्राई टू डू दैट। ऑलराइट, ओके। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं, ये भी हमने शुरू में डिस्कस किया था। किसी भी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी एम क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। इकोनॉमिक पॉलिसी एम के अंदर रियल ग्रोथ को अचीव करना असल गोल होता है। रियल ग्रोथ हमने डिस्कस किया था, दैट इज इट इज अ ग्रोथ दैट अकाउंट्स फॉर द इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेशनल इनकम ग्रोथ आपकी राइज कर रही है एक सर्टेन पॉइंट से, ठीक है, तो उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि इट शुड एक्सीड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इट शुड एक्सीड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट है वो रियल इकोनॉमी पे पॉजिटिव होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि रियल इकोनॉमी ग्रोथ, नेशनल इनकम ग्रोथ है 5% बट इन्फ्लेशन है 10%, तो आपकी रियल इकोनॉमी इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग बाय 5%, द इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग बाय 5%, ठीक है ना। सो इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होगा। So that is how it works. अच्छा, किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, प्राइमरीली फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी विच अ गवर्नमेंट डिवाइज दैट डील्स विद टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बोरोइंग। फिस्कल पॉलिसी, जैसे एनुअल बजट अनाउंस होता है, जब एनुअल बजट गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। Government spending is a part of national income, obviously, but in order to spend, government has to raise taxes and borrow excessive amount of money. ठीक है? So government might also try to encourage investment in the private sector, क्योंकि जब, और ये गवर्नमेंट कैसे करती है? by giving them tax incentive और subsidies, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इससे इकोनॉमी के अंदर एक फ्लो पैदा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बहुत सारे फैक्टर इस पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके बरक्स होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ द कैपिटल एंड द कैश इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी का कंसर्न क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा कितना फ्लोट कर रहा है। तो किसी भी कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन द एलिमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में, अमेरिका में, या यूरोप में, या यूके में, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट की जो मैनेजमेंट है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, लाइक द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दे टेक द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट्स। तो सेंट्रल बैंक जो है ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन इट। If central bank is concerned with rising inflation, अगर सेंट्रल बैंक का कंसर्न हो राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, सो व्हाट इट डज इज, ठीक है, इट इंक्रीजेस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। Higher short-term interest rates, higher the short-term interest rates will lead to higher long-term investments. Long-term investment future में बढ़ेगी, ठीक है। When interest goes up, borrowings become expensive.
बोरोइंग महंगी हो जाती है, ठीक है। पीपल विल बोरो लेस मनी, दे विल फील लेस वेल्दी, गरीब महसूस करेंगे, एंड दे विल कंज्यूम लेस। अल्टीमेटली डिमांड विल डिक्लाइन, डिमांड गिरेगी, एंड दैट विल take some pressure of inflation out of the economy. इकोनॉमी में से थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो बाहर निकल जाएगा इन्फ्लेशन का। बट इट ऑल वर्क्स वेरी स्लोली, इट ऑल वर्क्स वेरी स्लोली। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इट इज नोन एज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जब आप एक चीज में कोई चेंज लेके आते हैं तो उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी चीज पे क्या पड़ता है। व्हेन यू चेंज वन फिनोमेना, व्हाट एंड हाउ इट डज अफेक्ट द अदर फिनोमेना। इसे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं। जब आप किसी एक फिनोमेना में कोई चेंज लेके आते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज पे क्या पड़ता है, और वो इम्पैक्ट जो है वो इतना स्पीडी नहीं होता, इतना क्विक नहीं होता। वो इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। इट डेवलप्स वेरी स्लोली। आज अगर आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपके फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बहुत देर बाद बढ़ेंगी। मतलब इट माइट टेक अ ईयर और 2 years ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स ऑन द इन्फ्लेशन। कई साल लग सकते हैं कि आपके इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहलाता है। ये एग्जैक्ट डिबेट यहाँ की जा रही है। If central bank is concerned about rising inflation, it can raise short-term interest rate. When they will increase the short-term interest rate, जब वो अपना short-term interest rate बढ़ाएंगे, अपने अपने माइक से म्यूट कर दें प्लीज। जब वो अपना short-term interest rate बढ़ाएंगे, तो other commercial banks will also do the same. दूसरे banks भी वही काम करेंगे, and that is how a transmission mechanism will move. It will slowly work through the economy. These effects are by no means immediate. ये immediate effect नहीं होंगे, ठीक है। इसे ये immediate effect नहीं होंगे। What will happen? These effect will be very slow and steady. It would take like months or even years to have an eventual effect. However, higher the short-term interest rate would eventually lead to the higher long-term investment rate. Market value of investment in shares and bonds might fall. Higher borrowing cost might make some individual and companies less willing to borrow. When people are less willing to borrow, they will feel less wealthy. When they will feel less wealthy, spending on the consumption will fall. Ultimately, it will take some inflationary pressure out of the economy. लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है ये बड़ा स्लो है। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म प्रोसेस। दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, दैट हाउ डज इंटरेस्ट रेट अफेक्ट इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट्स का क्या इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर। देन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट किस तरह से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज से अपने एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है। हाउ डज गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव देयर एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज से बहुत सारे सोशल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन माइट enter into a trade embargo, ban कर दे imports with a specific country because if they want them to change their policy. जैसे यूनाइटेड नेशन ने ईरान के साथ ट्रेड एम्बार्गो बंद कर दिया था, अपना ट्रेड बंद कर दी थी, एम्बार्गो लगा दिया था बिकॉज दे वांटेड टू परसुएड देम टू डिसकंटिन्यू देयर न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो अनहेल्दी बिहेवियर को डिस्करेज कर सकती है थ्रू टैक्सेशन। जैसे सिगरेट्स हैं फॉर एग्जांपल, या अल्कोहल है। 2018 में नई आने वाली जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, इन्होंने सब्सिडीज बंद कर दी बहुत सारे सेक्टर्स की, बिकॉज दे वांटेड दीज सेक्टर्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। जब सेक्टर्स की आप सब्सिडीज बंद कर देंगे तो सेक्टर्स फिर खुद मेहनत करेंगे, ठीक है। वेल, स्मोकिंग इज बैड, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। इफ यू डू, आई रिकमेंड स्टॉप इट। तो ये एक इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज का एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, कि आप टैक्सेशन के थ्रू डिस्करेज करते हैं अनहेल्दी बिहेवियर को, या गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू, या गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू कंपनीज को इनकरेज कर सकती है डिफरेंट मैकेनिज्म्स के अंदर।
फिर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, जो वेल्दी नेशंस होती हैं, दे ऑलवेज हैव टू हेल्प पुअर नेशंस टू डेवलप देयर इकोनॉमीज। इसे कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। देयर इज अ फिनोमेना इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक फिनोमेना होता है कि हमेशा सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर, वो इकोनॉमिक एड मुहैया करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। दे प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, ये एड मुहैया करने के 3 तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, दे कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, लाइक इन रोड्स एंड रेलवेज एंड डेवलपमेंटल हार्बर्स, एनर्जी सप्लाइंग वाटर। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं आप। यू मे इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यू कैन इन्वेस्ट इन द कैपिटल लेवल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज, जिन्हें एसएमईज कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, इनको आप इनकरेज कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन द कंट्रीज कंसर्न। जैसे पाकिस्तान के अंदर एमएनसीज आके ऑपरेट करती हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच सुप्रानेशनल बॉडीज कैन हेल्प डेवलप्ड इकोनॉमीज टू सपोर्ट पुअर इकोनॉमीज। 3 तरीके होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। डैम, जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? चाइना इन्वेस्टिंग इन गवादर, पाकिस्तान में चाइना इन्वेस्टिंग इन गवादर पोर्ट, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है गवादर पोर्ट के अंदर। ठीक है। इसी तरह इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? यूएस एड इन्वेस्टिंग इन हेल्थ। ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आएगी कि आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो इसमें आएगी। दैट इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो है वो इसमें फॉल करेगी। दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि यू आर हेल्पिंग अ सर्टेन इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज टू डेवलप। ठीक है। सो दैट कम्स ओवर हियर। खैर, इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स जो हैं, दे हैव अ डीपर इम्पैक्ट ऑन द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स एंड दे शुड अंडरस्टैंड हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट टू द सर्कमस्टांसेस। Then we have microeconomic factors. Microeconomic factors जो हैं, micro economy is basically the study of individual behaviors, ठीक है, and firms and how they allocate limited resources. Individuals और households जो हैं वो कैसे allocate करते हैं limited resources को, that is the concern of microeconomics. So microeconomics के अंदर we attempt to explain what drives buying and selling decision. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा प्राइम कंसर्न होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन को ड्राइव करते हैं। तो 5 मेन फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स हैं। अगेन, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज आई प्रिज्यूम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा कंसर्न होता है 1 प्रोडक्ट, 1 कंज्यूमर, 1 हाउस होल्ड, 1 बिजनेस, 1 इंडस्ट्री। तो हम एक सिंगुलर एंटिटी की बात करते हैं। माइक्रो वी टॉक अबाउट सिंगुलर एंटिटी। ठीक है। लाइक वी टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, दे टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड इज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स दैट एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट एनी गिवन प्राइस। इसे डिमांड कहते हैं। नॉर्मल रूल क्या है? डिमांड विल बी हायर व्हेन द प्राइसेस आर लोअर एंड वाइस वर्सा। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना, ये कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट सप्लायर आर विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। Supply, that is a number of the quantity of product which is going to be produced or to be sold at a given price. Higher prices will attract more suppliers. ये एक upward sloping curve होता है. That's an upward sloping curve. तो sales demand जो है for a product might rise to such a high level that producers in the market are unable to meet the demand in full. तो ये भी पॉसिबल है। फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा ना, वो अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर शॉर्टेज पैदा होती है। जब शॉर्टेज पैदा होती है तो प्राइसेस, मार्केट फोर्सेस प्राइसेस को ऊपर पुश करती हैं। दे पुश द मार्केट, द प्राइसेस आर पुश्ड अपवर्ड। और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है फॉर एग्जाम्पल, तो सरप्लस पैदा हो जाएगा। और जब सरप्लस पैदा होता है तो मार्केट फोर्सेस जो है प्राइसेस को डाउनवर्ड पुश करती हैं ताकि इक्विलिब्रियम जनरेट हो सके। तो दैट्स अ वेरी बेसिक फिनोमेना। देन देयर इज प्राइसिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। प्राइसिंग जो है, अच्छा, यहाँ डायग्राम कोई बनाई नहीं हुई, लिख दिया है कि डायग्राम अब, क्योंकि पिछले एडिशन में डायग्राम बनाई हुई थी। डायग्राम माइनस कर दिया लेकिन टेक्स्ट अपडेट नहीं किया। दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट ऑफ द राइटर। डायग्राम है नहीं और लिखा हुआ है डायग्राम बनाई हुई। चूँकि पिछली टेक्स्ट बुक में डायग्राम थी तो ये लाइन वहीं से कॉपी पेस्ट की गई है। तो किसी भी मार्केट के अंदर डिफरेंट सप्लायर्स कम्पीट कर रहे होते हैं। ठीक है।
But when it comes to the monopoly के अंदर there are a few or a very limited or only one company that dominates the particular market, and they supply most of the goods and services. तो monopoly market के अंदर basically individual company has a downward sloping demand curve, जिसे हम inelastic demand curve कहते हैं. मोनोपोली में डिमांड इलास्टिक होती है कि इनइलास्टिक होती है? मोनोपोली में डिमांड इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है? इनइलास्टिक होती है. यस, इनइलास्टिक होती है. थैंक यू. चूंकि अगर आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ा भी देंगे, यू विल रेज द प्राइस, दो डिमांड विल फॉल, बट वो फॉल इन डिमांड इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी. The proportion of demand falling is very small as compared to proportion of rising the price. See? फिर एक होती है comparative pricing. Comparative pricing कहते हैं when there are many sellers and all are having a highly competitive product. जैसे मोबाइल फोन मार्केट है फॉर एग्जाम्पल. तो अगर आपने कंपैरेटिवली प्राइस करना है अपना प्रोडक्ट, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म प्राइसिंग टैक्टिक्स यूज करने पड़ते हैं. लेट्स हैव अ 2 minutes pause for अजान. अच्छा, तो कंपैरेटिव मार्केट में प्राइसिंग और डू यू बिलीव इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? कंपैरेटिव मार्केट की प्राइसिंग इलास्टिक है या इनइलास्टिक? जिस तरह मोनोपोली की प्राइसिंग इनइलास्टिक है, कंपैरेटिव मार्केट की प्राइसिंग इट इज गोइंग टू बी इलास्टिक. एंड दैट्स व्हाई इलास्टिक प्राइसिंग में फर्म्स देन यूज शॉर्ट टर्म प्राइसिंग टैक्टिक्स, जैसे डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, वॉल्यूम परचेज डिस्काउंट देते हैं, बेटर क्रेडिट टर्म्स ऑफर करते हैं. The third microeconomic indicator is the cost. In the long run, the sale price must exceed average cost of sales. तभी आप प्रॉफिट में जाएंगे ना. If the cost is higher than the selling price, the business might be making a loss and might not survive in the long term. कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट्स, वेज रेट्स, एक्सपेंसेस. अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इज क्वालिटी. क्वालिटी डिफाइन करती है कि आपकी कॉस्ट क्या होगी, और क्वालिटी ही डिफाइन करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कहाँ पोजीशन करेंगे. मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लो प्राइस्ड होते हैं, विच आर फॉर द कस्टमर हु डू नॉट वांट टू पे मोर,
और कुछ प्राइस ऐसे होते हैं जो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जिनको कहते हैं हम प्रीमियम प्राइसिंग पे होते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग कहते हैं हायर देन एवरेज प्राइसेस। जैसे एप्पल आईफोन है या सैमसंग है, ये प्रीमियम प्राइस ब्रांड है एज कम्पेयर टू हुआवे है या ओप्पो है या और सेकंड टियर ब्रांड्स हैं, ये लो प्राइस ब्रांड्स हैं। There are some customer who prefer low quality at low price, and there are some customer who are willing to purchase higher quality at a very higher price. तो ये आपको बड़ा क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है कि क्वालिटी और कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है और आप किस तरह से अपनी ऑप्टिमम प्राइस चार्ज करेंगे। You see? And then there is a phenomena which is named as income of the customer. इनकम डिटर्मिन करती है लोगों की बाइंग पावर को। जैसे इनकम कस्टमर्स की बढ़ती है, दे आर मोर लाइकली टू वांट बाय मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इनकम लेवल बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली प्राइसेस भी बढ़ेंगी। ठीक है, इनकम की बेस पे आपने पढ़ा होगा ना, वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं और नॉर्मल गुड्स होते हैं। इनकम के बढ़ने से जिस गुड की डिमांड बढ़ती है उसे हम नॉर्मल गुड कहते हैं। इनकम के कम होने से जिस गुड की डिमांड बढ़ती है उसे हम इन्फीरियर गुड कहते हैं। ठीक, इसी तरह आपने सब्स्टिट्यूट, मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ, आई बिलीव कि सब कुछ आपने पहले पढ़ा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइसिंग। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं विच आर ऑल्टरनेटिव। ए की प्राइस बढ़ेगी तो बी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कॉफ़ी महंगी होगी तो लोग चाय ज़्यादा पियेंगे, अगर कोका कोला महंगी हो जाएगी तो लोग पेप्सी पीनी शुरू कर देंगे। इन्हें हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट्स। देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड गिरी जाएगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल लाइक फ्यूल एंड कार, ठीक है, बैट एंड बॉल, बड़ी पुरानी एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं आपने। फिर कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन है, ये भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग से डिमांड अफेक्ट होती है। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी जो होती है, अगर 1 होगी तो डिमांड इलास्टिक है, अगर लेस देन 1 होगी तो डिमांड इनइलास्टिक है, और अगर 1 एग्जैक्टली 1 होगी तो डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग न्यू, आई होप कुछ नया तो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इलास्टिसिटी, अगर डिमांड इलास्टिक है तो जब आप सेल प्राइस बढ़ाएंगे तो टोटल रेवेन्यूज गिर जाएंगे। ठीक है, और टोटल रेवेन्यूज जब गिरेंगे तो अल्टीमेटली क्यों गिरेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड गिरेगी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, दैट इज सिंपल फिनोमेना ऑफ योर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, लेट्स से एट at price of P1 equals 10, the demand Q1 equals 10 for example, ठीक है, and revenue is let's say 100, ठीक है, it's 100, okay, और let's assume that total cost जो है let's assume that total cost for 10 units, total cost for 10 units is 50, so profit is 50, okay, so profit is 50, okay. Now if demand is elastic, अगर demand elastic है, you raise the price by 50%, the demand declines, आप प्राइस बढ़ाते हैं 50% से, डिमांड डिक्लाइंस बाय 60%, ठीक है, डिमांड 60% गिर जाती है, आपके रेवेन्यू जो हैं वो कम होके 60 पे आ गए, और आपकी जो टोटल कॉस्ट है उस पर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी सिर्फ 20 रुपीज़ से गिरी है, इट कम्स डाउन टू 30 ओनली, क्योंकि जब क्वांटिटी प्रोड्यूस गिरेगी तो कॉस्ट गिरेगी।
तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर जाएंगे, योर प्रॉफिट्स विल डिक्लाइन, प्रॉफिट्स विल कम टू 30 रुपीज। जस्ट इमेजिन कि टोटल कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली गिरती है व्हेन डिमांड्स डिक्लाइन टू 4 from 10, टोटल कॉस्ट गो डाउन टू फॉर एग्जांपल 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपए पे आ जाती है, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं दे विल बी रादर इंक्रीज्ड, ठीक है। तो प्रॉफिट्स जो हैं ये टोटल कॉस्ट के बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं इलास्टिक डिमांड के केस में। ऑन द अदर हैंड इन इलास्टिक डिमांड के केस में व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, ये केस है इलास्टिक डिमांड का। इन इलास्टिक डिमांड के केस में तो हमेशा आपके जो प्राइस है वो हमेशा आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी। फॉर एग्जांपल प्राइस थी आपकी 10 रुपीज, तो क्वांटिटी जो थी दैट वाज 10, रेवेन्यूज वर 100, कॉस्ट वाज 50, प्रॉफिट वाज 50, ठीक है। अब डिमांड चूंकि इलास्टिक है, प्राइस आपने बढ़ा दी 50%, यू इंक्रीज द प्राइस बाय 50%, डिमांड ओनली डिक्लाइंड बाय 20%, रेवेन्यूज आपके बढ़ गए 120 पे आ गए, ठीक है, और कॉस्ट स्लाइटली कम होगी 50 से, ऑब्वियसली चूंकि प्रोडक्शन कम हो रही है तो कॉस्ट भी कम होगी, तो कॉस्ट आपके लेट से 40 पे आ गई, प्रॉफिट हमेशा बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स विल ऑलवेज गो अप, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड में प्राइसिंग डिसीजंस आसान होते हैं। इनइलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइसिंग डिसीजंस जो हैं दे आर क्वाइट इजी। ये एग्जैक्ट यही जो मैंने आपके सामने एग्जांपल की शक्ल में रखा है, ये एग्जैक्ट डिस्कशन यहाँ की जा रही है। प्राइस बढ़ाएंगे रेवेन्यू गिरेंगे क्योंकि डिमांड गिरेगी, प्राइस के बढ़ाने से अगर प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यूज बढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट में इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट या बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन इन इलास्टिक डिमांड के केस में अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो सेल रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि डिमांड जो गिरेगी वो फेयरली स्मॉल होगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी, फेयरली स्मॉल डिमांड गिर रही है, दो गिर रही है डिमांड लेकिन ओनली 20%, तो डिमांड चूंकि बहुत कम गिर रही है तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट विल गो ऑटोमेटिकली हाई, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर इस टॉपिक में से कोई सवाल आ सकता है पेपर में तो ये वाला है, इलास्टिसिटी का प्राइस सेटिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। इफ एनी क्वेश्चन में कम इन द एग्जामिनेशन वो ये है कि इलास्टिसिटी का प्राइस सेटिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन इलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइसिंग आसान होती है। इन इलास्टिक डिमांड के अंदर रेजिंग सेलिंग प्राइस विल हैव अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन द डिमांड, हायर सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, अ स्मॉल रिडक्शन इन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, सो टोटल कॉस्ट विल आल्सो फॉल, हायर रेवेन्यू लोअर कॉस्ट मीन हायर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाती है अपने बाय टैक्सिंग गुड्स फॉर विच देयर इज एन इनइलास्टिक डिमांड, लाइक बिजली महंगी कर दी, फ्यूल महंगे कर दिए, फ्यूल महंगा कर दिया। अब सिगरेट्स आर एडिटिव, पीपल हैव टू कंज्यूम इट, फ्यूल इज नेसेसरी, तो ये इनइलास्टिक डिमांड है। सो इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, रिड्यूसिंग द सेल प्राइस विल लीड टू लोअर सेल्स रेवेन्यू, सेल प्राइस कम करेंगे तो सेल रेवेन्यू गिर जाएंगे क्योंकि डिमांड आपकी बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आपकी प्राइस आपने गिराई होगी। ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड इलास्टिक है तो फिर प्राइसिंग डिसीजन बहुत मुश्किल है। अगर आप सेल प्राइस बढ़ाएंगे तो सेल रेवेन्यू गिरेंगे, ठीक है, चूंकि डिमांड गिरेगी। प्रॉफिट बढ़ेंगे या गिरेंगे दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट बिहेवियर, प्रॉफिट बढ़ेंगे या गिरेंगे दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट। इसीलिए इलास्टिक डिमांड के अंदर कंपनीज फिर क्या करती हैं, दे यूज नॉन प्राइस मेथड्स टू मेक देयर डिमांड मोर इनइलास्टिक। इलास्टिक डिमांड के अंदर कंपनी फिर क्या करती है, नॉन प्राइस मेथड यूज करती हैं, क्वालिटी बेहतर करेंगे, सर्विस बेहतर करेंगे, अपना ब्रांड प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, सेल प्रमोशन करेंगे, वन वे और द अदर दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर डिमांड बाय मेकिंग इट इनइलास्टिक, उसको इनइलास्टिक करने की कोशिश करते हैं। खैर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इज इवन लेसर प्रोबेबल फॉर अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। मैक्रो में से फिर भी चांसेस हैं, माइक्रो में से चांसेस वीक हैं, बट अगेन चूंकि पढ़ा हुआ सारा पहले, नेवरदलेस कल इंशाल्लाह सोशल फैक्टर्स स्टार्ट करेंगे, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और उसके बाद इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। होपफुली सैटरडे को हम पेस्टल वाइंड अप कर देंगे, सैटरडे को हम लोग पेस्टल को कंक्लूड करेंगे। इसका टेस्ट नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल्ड है, ठीक है, पेस्टल का नेक्स्ट वीक के मिड में हम इंशाल्लाह ये कंपैटिटिव फोर्सेस डिस्कस करेंगे। जो 4 मॉडल्स हैं, विल स्टार्ट विद SWOT एनालिसिस, देन वील डिस्कस जेनेरिक स्ट्रेटजी, कंपैटिटिव स्ट्रेटजी मॉडल, then we will discuss value chain model, and then we will discuss 5 forces model। तो ये 4 मॉडल्स हैं
जो हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीक के मिड में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। लेट्स कंक्लूड इट हियर फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। रिव्यू करें, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आई हैव टू जस्ट लीव क्विकली। अल्लाह हाफिज़।